नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं वो एक जाने माने एनआईटी जो कि पूरे भारतवर्ष में एक पोजीशन रखती है, प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ला जी जो निदेशक हैं एनआईटी जमशेदपुर के। ये अपने आप में एक वैसी संस्था है कि जो इंजीनियर तो बनाती ही है, प्लस यहाँ से एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे व्यक्तित्व को बनाने का भी काम करती है जिसको ह्यूमन इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि जो पूरी दुनिया में जाकर भारत के नाम को रोशन कर सके। खासकर झारखंड स्टेट से जुड़ी हुई है एनआईटी पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पोजीशन रखती है और वहाँ पे स्टूडेंट जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने झारखंड और भारत के भी। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि सर, बड़े सारे चैलेंजेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान को चलाने में। तो आज 1960s, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1960 में इस संस्थान की शुरुआत हुई और 27 दिसंबर 2002 को ये संस्थान इंडिपेंडेंट हुआ एनआईटी के नाम से। तो सर, इसमें वहाँ से आज तक की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये 1960 में ये संस्थान आरआईटी के नाम से जाना जाता था और 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ। अभी ये संस्थान अपने 60 साल की जर्नी को पूरा कर चुका है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के एलुमनाई हैं, पूरे देश विदेश में अपने काफ़ी टॉप पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। संस्थान ने शुरुआत कुछ ब्रांचेस से की थी। अभी हमारे पास 7 अंडर ग्रेजुएट ब्रांच में हम डिग्री देते हैं और इस साल 2022 से ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक बीटेक डिग्री इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशनल मैकेनिक्स में भी शुरू किया जा रहा है, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री होगी। और अभी हमने कोशिश ये की है कि जो हमारी करिकुलम हो, छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए ये लर्नर सेंट्रिक हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, ना कि टीचर सेंट्रिक हो। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 8 सेमेस्टर में इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए 8 सेमेस्टर कम्प्लीटली इंटर्नशिप कर दिया है। आपने पूछा कि क्या ज़रूरतें हैं, तो हमारे जैसे संस्थान जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मैंडेट ये है कि हम जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस करें, ना कि जॉब सीकर्स प्रोड्यूस करें। तो कोशिश ये है कि हमारे छात्र जो हैं यहाँ से निकलने के बाद अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें और अपने लाइवलीहुड के साथ साथ कई और लोगों की जीविकोपार्जन का माध्यम बने। तभी हम देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपने नौकरी ढूंढने वाले ना बने। तो शिक्षा या करिकुलम को उस हिसाब से हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप कंपलसरी किया गया 8वें सेमेस्टर में। ऑनलाइन के माध्यम से कोर्सेज वो 8वें सेमेस्टर में कर सकते हैं। अभी प्रयास ये है कि 6ठे सेमेस्टर के बाद भी कम से कम 2 महीना किसी न किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करें। और कोर्सेज को हम इस बार जो हमने शुरू किया है कि मेजर डिसिप्लिन के साथ वो एडिशनल क्रेडिट ले ले लड़का। अगर 20 क्रेडिट वो स्टूडेंट ले लेता है अपने चॉइस के हिसाब से, तो उसको माइनर डिग्री भी देंगे। तो जो आपने कहा अभी ह्यूमन इंजीनियरिंग की, तो कोशिश ये है कि छात्रों का समग्र विकास हो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक वैल्यू एथिक्स भी उनमें इनकलकेट हो, जिससे एक अच्छे नागरिक बन के देश और समाज की सेवा कर सकें। इसके माध्यम से हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश अभी यह है कि आज की तारीख में इंडस्ट्री 4 को ध्यान में रखते हुए, या जो नई एरिया जो बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सब में हमारा अभी अगले 1 साल में हमको विश्वास है कि हम नए मास्टर्स प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। सर बिल्कुल, ये तो एनआईटी हमारे लिए गौरव है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि कुछ एक लैंग्वेज कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें बीएचयू, खासकर आईआईटी बीएचयू में हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की एक पहल की गई थी और उसके ऊपर टेक्स्ट तैयार होना शुरू भी हो गए हैं, जिसमें प्रोफेसर एस एन उपाध्याय, एक्स डायरेक्टर बीएचयू आईआईटी।
तो उन सब लोगों की एक प्रयास है कि जो हिंदी भाषा भाषी विद्यार्थी हैं, जो अंग्रेजी से अपने आप को तारतम्य पूरा नहीं बैठा पाते, लेकिन उनके अंदर एक कैलिबर है देश की सेवा करने का और एक कैपेबिलिटीज़ भी है। तो सर, क्या हिंदी में आईआईटी को पढ़ना या एनआईटी में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ना, क्या कितना सर ये माने जायज़ है और क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये हमारी शिक्षा नीति का एक हिस्सा भी है कि लैंग्वेज एक बैरियर सीखने में नहीं होना चाहिए। और ये प्रूवन तथ्य है कि कोई भी छात्र अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो हिंदी ही नहीं, जो भी क्षेत्रीय भाषा हैं, जो भी वो जिसमें सीखना चाहे, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक दिवसीय कार्यशाला भी की थी, नहीं होना चाहिए। और ये प्रूवन तथ्य है कि कोई भी छात्र अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो हिंदी ही नहीं, जो भी क्षेत्रीय भाषा हैं, जो भी वो जिसमें सीखना चाहे, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक दिवसीय कार्यशाला भी की थी, जिसमें देश के विभिन्न संस्थानों के लोगों को बुलाया भी था ऑनलाइन माध्यम से। और आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि 1 साल पहले हमने ये प्रयोग शुरू भी कर दिया कि छात्रों से उनकी रुचि के हिसाब से, चूँकि हमारा संस्थान झारखंड में पड़ता है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, कि इसमें जो छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो पिछले सत्र में हमने शुरू किया था। तो कुछ छात्रों ने, हालाँकि अभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हिंदी में हमने शुरू की थी। आगे ये प्रयास है कि हम उनका एक अलग से वर्ग बना के, जो भी हिंदी में पढ़ना चाहें या हिंदी में उत्तर लिखना चाहें, टेक्निकल टर्म्स अंग्रेजी का यूज करेंगे, लेकिन वाइवा हुआ या आंसर करना हुआ या जो डिस्कशन हुआ, वो हिंदी में हो सकता है, जिससे उनके सीखने की क्षमता बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी ना सीखें। उनके साथ साथ उनको अंग्रेजी के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भी हम अलग से प्रोग्राम चलाएंगे। तो एक सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि भाषा एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए। किसी भी आप डेवलप्ड कंट्री में जाइए, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं, वो अपने लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं। तो हम एक जो हीन ग्रंथि में हैं कि हमको अंग्रेजी से ही सीखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कई छात्र हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो कि अंग्रेजी उनकी थोड़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बाकी साइंस के विषयों में वो हमसे बहुत बहुत छात्रों से बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पूरा वो सर्वोत्तम दें, और साथ ही साथ हम उनको ये भी प्रयास करेंगे कि उनकी जो लैंग्वेज की कमी है, उसको भी दूर करें। जी सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि हमारे देश अब एकदम ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि डेवलपिंग और डेवलप, अब थोड़ा सा हम काम कर लें, ये अमृतोत्सव चल रहा है हमारी आज़ादी का, कि अगर थोड़ा सा वक्त हम लोग बिताएं अपने देश के लिए, थोड़ा राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो हमारा देश डेवलप राष्ट्र हो जाएगा। तो जो भी डेवलप राष्ट्र होता है, वो 20 साल के बाद की प्लानिंग करता है, चाहे वो कोई भी कंट्रीज हो, बहुत सारे नाम हैं इसमें, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका। तो सर, हमारा देश अगर डेवलप होता है और हम उस मुहाने पे खड़े हैं, तो 20 साल के बाद की टेक्नोलॉजी कैसी होगी, और उसके लिए क्या हम लोग, जितने हमारे खास करके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्नोलॉजी पढ़ाती है, हमारे बच्चों को मेंटरिंग करती है, तो उनके लिए क्या तैयारी सर है, और ऐसा कुछ विधा है भारत में? हाँ, बिल्कुल, हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। और डेवलप्ड नेशन की जो बात है, हम अभी जो हमारे भारत सरकार की योजना भी है, आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं कि जब हम अपने अंदर ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या जो रिसर्च में हो या डिज़ाइन में हो, हम स्वयं सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा। और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में हम बात करते हैं डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी की, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो डिस्रप्ट हो गई, नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें। खास करके पिछले 2 साल में कोविड ने हमको सिखाया कि हम चाहे मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्टलेस कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए आपकी आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ये आवश्यकता महसूस की गई, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, प्रोसेसेस की, और बहुत ज़्यादा स्कोप दिया जा रहा है डाटा साइंस पे कि हम डाटा को एनालाइज करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो टेक्नोलॉजी जो हमारी है, बेसिक, फंडामेंटल और ट्रांसलेशन के साथ साथ अप्लाइड टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, वो हम उसके लिए तैयार हैं। और अपने छात्रों को इसीलिए हमने कहा आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना के उस तरह के कोर्सेज हम उनको ऑफर करेंगे एज एन इलेक्टिव, जिससे कि वो सीख सकें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकें।
तो ये हमको आज से तैयार होना पड़ेगा कि 20 साल, जैसे हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, तो हमको 2030 तक व्हीकल से समाप्त करना है, जीरो कार्बन एमिशन पे जाना है। तो आज की तारीख में हमको अभी ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा करना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे हाइड्रोजन एनर्जी है उसके बारे में काम करना, सोलर एनर्जी में काफ़ी काम चल ही रहा है। तो इस तरह से एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम एनर्जी सफिशिएंट कंट्री को बना लें, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे। एक दूसरा प्रयास है वेस्ट टू वेल्थ, तो जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं क्या हम उनको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी हम लोगों ने भी शुरू किया, हमारा डीवीसी के साथ एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो डीवीसी के प्लांट पे जो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ये फूड वेस्ट हों या बायोलॉजिकल वेस्ट हों, जो भी, उनको हमारी एक टीम फैकल्टी स्टूडेंट फैकल्टी की कैसे हम उनको एनर्जी में या दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकें। तो वो जीरो वेस्ट कंसेप्ट जो अब ज़रूरत आ गई है कि हम जीरोज़ की बात करते हैं, 3 जीरो जो मेन इम्पॉर्टेंट है, ज़ीरो एनर्जी रिक्वायरमेंट, हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करें, ग्रीन कंपोनेंट की स्ट्रक्चर की बात करें, जीरो करप्शन, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करप्शन फ्री कर सकते हैं। अभी हम वो अपना ये पखवाड़ा भी मना रहे थे, विजिलेंस वीक, तो ये भी ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर लें कि करप्शन फ्री सोसाइटी बना लें, और ये जब हम करेंगे तभी हम जीरो पॉवर्टी की तरफ जा सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको जीरो एनर्जी, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, जीरो पॉवर्टी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब हमको आने वाले इंजीनियर्स को इन डायरेक्शन में कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें, उस डायरेक्शन में हमको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही उनको तैयार करना है, और सभी संस्थान इस बारे में काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम देश तैयार है, और हम 20 साल या 30 साल के आगे की जो टेक्नोलॉजी, हम अभी आज की तारीख में भारत टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे नहीं है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और जो प्रधानमंत्री का योजना है, इसीलिए आत्मनिर्भर, कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद प्रोडक्ट करें, और इसके लिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा दें। हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हमारे 130 करोड़ जो लोग हैं, वो 130 करोड़ मुख नहीं है, 130 करोड़ दिमाग हैं, तो उनका हम यूज करके अपने कंट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आप जैसे कप्तान हो तो बिल्कुल कोई भी मैच जीती जा सकती है, और हम उस चैलेंज को जरूर मीट करेंगे जैसे हम लोगों के सामने है। सर, आखिरी सवाल ये कि एनआईटी और आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हायर क्लास के भी बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तक अधिकतर बच्चों की जो हमारी ये सर्वे रिपोर्ट कहती है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हमारे एनआईटी में आते हैं, जो मेधावी भी होते हैं और दुनिया के हर मुश्किलों को सामना करते हुए अपने आप को प्रूव करते हैं। तो सर, वैसे बच्चों के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों पर वो ध्यान दें, क्योंकि आपकी संस्था में आने वाले जो बच्चे हैं 99.9% उनकी प्लेसमेंट होती है, जो मेरे को पता है। जो आप लोगों की पूरी टीम काम करती है प्लेसमेंट की, वो दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से है। तो सर, उन बच्चों के लिए आप बताएं जो आप जैसी संस्था से और कोई और संस्था से भी जुड़े हुए बच्चे हों, कहीं भी स्टडी कर रहे हों, कि प्लेसमेंट उनको कैसे मिले, उसके लिए इस स्टडी के साथ वो क्या तैयार करें, कैसे तैयार करें, जिससे कंपनी में वो जाएं और अपने परिवार और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। जैसे आपने कहा कि हमारे पास जो अधिकतर छात्र आते हैं मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के आते हैं, उनको साइंस या टेक्नोलॉजी के नॉलेज में कोई कमी नहीं रहती है। और आईआईटी हो या एनआईटी, जो भी छात्र आईआईटी में जाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं आईआईटी में, एनआईटी में आते हैं, उनमें मार्जिनल डिफरेंस होता है। उस दिन का अंतर होता है कि उस दिन उन्होंने कैसा क्वेश्चन किया, और अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो देयर इज डिफरेंस बाई व्हिस्कर, कोई लार्ज डिफरेंस नहीं होता है। और इन छात्रों को हम तैयार करते हैं। बेसिक समस्या जो मैंने यहाँ पे देखी छात्रों को, टेक्निकल नॉलेज तो उनका ठीक रहता है, जैसा कि जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या जिनको अपने आप पे थोड़ा विश्वास नहीं होता, तो उनके सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा वीक होते हैं। तो इस चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ, डोमेन नॉलेज के साथ साथ उनको आसपास अपने क्या हो रहा है वो जानना चाहिए, और सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने आप को व्यक्त करने की। तो जो एक कॉम्प्लेक्स कहीं पे है उसको दूर करने की। और मैं छात्रों से ये कहता हूँ कि आप सभी हनुमान हो, आप किसी से कम नहीं हो, और ये अपने आप में विश्वास रखो। ये मेरा मंत्र है कि यू आर सेकंड टू नन। ये फिलॉसफी में उनको कहता हूँ कि आपसे अच्छा कोई नहीं दुनिया में है, आप सर्वोत्तम हो। और उनको यही कहता हूँ कि आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करो और सर्वोत्तम देख करो, और जो संस्थान का सर्वोत्तम है वो लो,
और सर्वोत्तम देने का प्रयास करो। तो सबसे बड़ा जो मंत्र है, अपने आप में विश्वास रखना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जी, जी, जी। जो कि मैंने कल के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन इस शर्त में जी, कह गौरव सकता है हूँ कि आज हम सुन रहे हैं। कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, वाह, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, वाह। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये अपने आप को आपको विश्वास करना है। जी, तो मेरे लिए, मैं अपने छात्रों को संबोधन में ये कहता हूँ और सबको कहता हूँ कि आप सब मेरे लिए हनुमान हो। जी, हनुमान जी को उनको बल की याद दिलाना था, वो पर्वत ले आए। तो आपका आईक्यू लेवल, आपका नॉलेज बेस मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा है। जी, और किसी भी दुनिया में, मैं तो दूसरे देशों में भी गया हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स की पूछ बहुत ज़्यादा है। जी, तो वो उनको अपने आप को पहचानना, अपनी काबिलियत को पहचानना, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। हाँ, जो कमी थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल या कम्युनिकेशन स्किल में, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जी। उनके लिए भी हम अलग से इस तरह के क्लब्स चला के कोर्सेज करते हैं। उनको मैं ये कहता हूँ, डोमेन नॉलेज के साथ साथ देश और दुनिया में क्या हो रहा, करंट अफेयर्स, करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, वो और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सर, आप जैसे लोग द्रोणाचार्य हों, तो हमारे सारे बच्चे अर्जुन की तरह अपने उस लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे।